वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 16 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी इन दो बैचेस के बारे में है। द फर्स्ट वन इज सीएसएम एंड द सेकंड वन इज सीपीएसपी। सीएसएम बैच मींस स्पेसिफिक बैच है 2030 को टारगेट करते हुए। यही ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम स्पेशल बैच 2030 को टारगेट करते हुए एक प्रीलिम्स की बैच है। ये कोर्सेज जो हैं वो 27 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप इसके बारे में कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आरात्तु पूजा वेलायुधा पाणिक्कर जी के बारे में है। हाल ही में एक मलयालम फिल्म आई है, नाम है पाथोनपट्टनम नोटांडू। ये जो फिल्म है इसको क्रिटिक्स ने अपना ओपिनियन इस पर दिया है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। फंडामेंटली ये जो मूवी है वो पाणिक्कर जी के जीवन पर बनाई गई है, जो केरला के इजावा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एक सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। 19वीं सेंचुरी में केरला में रहे थे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर थे उस समय जो स्टेट में रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहे थे उसके लिए, जहां पर उनके द्वारा जो अपर कास्ट का डोमिनेशन है यानी कि सवर्णों का जो डोमिनेशन है उसको चैलेंज किया गया। उन्होंने अपने रिफॉर्म मूवमेंट्स के माध्यम से जो लोअर स्ट्रेटा में रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ को बेहतर करने का प्रयास किया। इन्होंने 2 टेम्पल्स बनवाए। ये वो समय था जब जो लोअर स्ट्रेटा में रहने वाले लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें टेम्पल्स में एंट्री अलाउड नहीं थी। तो इनकी तरह जो 2 मंदिर बनवाए गए वो भगवान शिव को समर्पित थे। उसमें सभी जाति और सभी रिलीजन के लोगों को जाने की अनुमति थी। 1858 में इन्होंने आचीपुडावा समारंभ स्ट्राइक को स्टार्ट किया कायमकुलम में, आलापूझा में। ये स्ट्राइक इसलिए थी कि जो लोअर कास्ट की वुमेन हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के गारमेंट्स जो लोअर बॉडी में पहने जाते हैं उन्हें पहन सकती हूँ, जो नीज के नीचे तक जाते थे। स्पेसिफिकली देखिए, एक बात कही जाती है, whosoever कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। मतलब कि जो पास्ट को कंट्रोल करता है वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है ना। पास्ट को कंट्रोल कौन करता है? हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। पास्ट को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है कि आप उन बातों को हाईलाइट करिए ही मत जो इतिहास में हुई हैं, तो आप पास्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। हिस्ट्री राइटिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसका। इसीलिए आपको बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस जो पास्ट में हुई हैं उनके बारे में मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में जानकारी मिलती नहीं है। देखिए, केरला या फिर जो त्रावणकोर का एरिया था वहां पर स्थिति जो लोअर कास्ट वुमेन की थी बहुत ज़्यादा खराब थी। स्थिति ऐसी थी कि आपने ब्रेस्ट टैक्स के बारे में सुना होगा जो उस समय वहां पे लगाया जाता था। जो लोअर कास्ट की वुमेन थी वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं पहन सकती थी। इसको लेकर एट्रोसिटीज भी होती थी। उन्हें कोई भी ऐसे कपड़े या गहने नहीं पहनने दिए जाते थे जो सिमिलरिटी निकालते हों, ड्रॉ करते हों अपर कास्ट वुमेन से, क्योंकि ऐसा माना जाता था फिर डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्राइक थी वो एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने को लेकर थी। जो वीवर्स बुना करते थे उनका बॉर्डर जो होता था बहुत ही खूबसूरत होता था और वो नीज के नीचे तक आते थे। तो उन कपड़ों को जो अपर कास्ट की वुमेन थी वो पहना करती थी। तो अगर लोअर कास्ट की वुमेन भी वही कपड़े पहनने लगेंगी तो फिर अंतर खत्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर उन्हें इस कपड़े को पहनने को लेकर अलाउ नहीं किया जाता था। तो जो स्ट्राइक थी वो इसी बात को लेकर थी कि आखिर ऐसा क्यों डिस्टिंक्शन होगा, कोई क्यों अपनी मन चाहे कपड़े नहीं पहन सकता। देखिए, 1860 में मुकुत्थी सामरम को भी उनके द्वारा लीड किया गया, जो पाथानम थिट्टा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर लोअर कास्ट वुमेन के राइट्स को लेकर एडवोकेट किया गया कि वो मुकुत्थी पहन सकती हैं। मुकुत्थी एक प्रकार की नोज रिंग हुआ करती थी और बाकी के गोल्ड ऑर्नामेंट्स उन्हें नहीं पहनना दिया जाता था, बिकॉज इसके जरिए वो सिमिलरिटी ड्रॉ कर लेती थी अपर कास्ट वुमेन को लेकर। अंतर खत्म हो जाएगा अगर वो सारे ऑर्नामेंट्स पहनने लग जाएंगी जो अपर कास्ट वुमेन पहनती हैं, तो इसलिए उनको अलाउ नहीं करते थे। तो ये इसीलिए शुरू किया गया था कि वो अपने मन चाहे गहने या कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। उन्होंने पहली एग्रीकल्चर लेबरर्स की स्ट्राइक केरला में स्टार्ट की जिसका नाम कृषक तोजिलाली सामरम था। ठीक है। फर्दर उन्होंने कथकली युगम को भी स्टैब्लिश किया, जहां पर ये एरिया बेस्ड स्कूल्स होते थे, लोगों को कथकली डांस सिखाया जाता था। ये इजावा कम्युनिटी के लिए 1861 में स्टार्ट किया गया उनके द्वारा। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ की सोसाइटी में पाणिक्कर जी का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में है। हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि जो हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री रही है उसके बारे में लोग जानें। हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री भले ही धीमे विकसित हुई लेकिन एक समय में वो बहुत ही ब्रॉडर वे में फैली हुई थी। अगर आप एंशिएंट चोला एम्पायर के बारे में जानते हो तो उनकी जो नेवी थी बहुत बढ़िया थी। हमारा जो ट्रेड था नेवल रूट से वो काफ़ी अच्छा रहा है पास्ट में। सिमिलरली शिवाजी के समय में एक अच्छी नेवी को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो नेवल डेवलपमेंट्स हमारे हुए हैं इनको लेकर हम लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन चुननी होगी कि आखिर हम कहाँ पर जो हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री है उसको शोकेस करें। इसे दिखाने के लिए जो सबसे बेहतर लोकेशन हो सकती है वो है गुजरात का लोथल। आपको पता होगा कि वन ऑफ द एंशिएंट
डॉकयार्ड माना जाता है लोथल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हुआ करता था। ये सरप्राइजिंग है कि उस समय ऐसे डॉकयार्ड बनाकर उनका इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता था। तो इससे बेहतर जगह तो हो ही नहीं सकती कि हम अपनी मैरीटाइम हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाएं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने प्लान किया है कि वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन है गुजरात में लोथल, वहां पर स्टैब्लिश करेंगे। अगर आप लोथल की लोकेशन देखना चाहते हो तो मैप में यहां पर देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है और बिल्कुल इसके सदर्न पार्ट में यहां पर आपको लोथल देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है सागरमाला स्कीम के तहत, जहां पर एडुटेनमेंट के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री क्या रही है। एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए। ये इस प्रकार का पहला कॉम्प्लेक्स होगा जहां पर हम इंडिया के रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को लोगों तक लेकर जाएंगे। लोथल की बात करें तो ये सदर्न मोस्ट साइट है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो आपको गुजरात में मिलेगी। माना जाता है कि सिटी का कंस्ट्रक्शन 2200 साल मतलब 2200 बीसी में स्टार्ट हुआ, यानी कि आज से लगभग 4200 साल पहले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लोथल को 1954 में डिस्कवर किया। ये दुनिया का अर्लीस्ट नोन डॉक है। काफी थ्राइविंग ट्रेड सेंटर रहा है एंशिएंट टाइम का, जहां पर बीड्स यानी कि मोती, जम्स और वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स का ट्रेड किया जाता था वेस्ट एशिया और अफ्रीका में। जो टेक्निक एंड टूल्स इस्तेमाल किए गए उस समय बीड मेकिंग के या मेटलर्जी के, वो आज भी टाइम टेस्टेड हैं 4000 साल बाद भी। लोथल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में नॉमिनेट किया जा चुका है। हालांकि एप्लीकेशन अभी भी टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की, हो सकता है आने वाले समय में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अन्नाभाऊ साठे जी के बारे में है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी एक प्रतिमा को अनवील किया है लोकशाहीर में, जो कि रशिया में है। रशिया की जो स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर है मॉस्को में, उस जगह पर इसे अभी उन्होंने अनवील किया है। बात करते हैं अन्नाभाऊ साठे जी के बारे में। तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें पॉपुलरली लोग अन्नाभाऊ साठे कहा करते थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, एक पोएट और राइटर हुआ करते थे महाराष्ट्र के। तुकाराम भाऊराव साठे, जिनका नाम बाद में अन्नाभाऊ साठे पड़ा, उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था महाराष्ट्र में 1920 में। 1930 के आसपास इनका परिवार मुंबई में आकर बस गया। इस दौरान उन्होंने मतुंगा लेबर कैंप में जब वो रहा करते थे तो उनकी मुलाकात आरबी मोरे जी से हुई, जो कि भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब के बहुत ही अच्छे एसोसिएट हुआ करते थे। उनकी मुलाकात महासत्याग्रह के दौरान उनसे होती है। इसी ड्यूरेशन में उन्होंने लेबर स्टडी सर्किल को ज्वाइन कर लिया। इसी स्टडी सर्किल में उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। दलित युवक संघ को उसके बाद उन्होंने फॉर्म किया, जो कि एक कल्चरल ग्रुप था जिसने वर्कर्स के प्रोटेस्ट के लिए पोएम्स लिखना शुरू कर दिया और उनके एजिटेशन को प्रमोट करने लगे। ये जो ग्रुप था, ये मिल की जो गेट से उनके सामने प्रोटेस्ट वगैरह परफॉर्म किए करते थे। 1943 में लाल बावता कला पाठक इनके द्वारा फॉर्म किया जाता है। ये जो ग्रुप था, ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में टूर करके जो कास्ट एट्रोसिटीज हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वर्कर्स के राइट हैं, उनको लेकर लोगों को जानकारी दिया करते थे। इनके कुछ बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क हैं, जैसे कि इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट दलित नॉवेल है मराठी फकीरा, ये 1959 में आया। बेस्ट नोन वर्क माना जाता है अन्नाभाऊ साठे जी का, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको टॉप लिटरेरी अवार्ड भी दिया गया 1961 में। इनके कुछ और भी नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि स्टालिन ग्रेटचा पोवाडा, फर्दर माझी मैना गवावर राहिली। इनका एक ट्रेवल लॉग भी है, एक यात्रा वृत्तांत है। माझा रसियाचा प्रवास, यानी कि मेरी रूस की यात्रा या बाई ट्रेवल टू रशिया ये जब गए थे तो उसी के दौरान जो भी हुआ उसको उन्होंने उसमें मेंशन किया है। इनका एक और भी नोटेबल वर्क है बंगालची हक, यानी कि बंगाल्स कॉल। बंगाल फमाइन के बारे में यहाँ पर बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसको बंगाली में ट्रांसलेट भी किया गया। लेटर इन्होंने, मतलब ये जो इनका बंगालची हक था, इसे जो लंदन का थिएटर रॉयल है वहाँ पे परफॉर्म भी किया गया। इन्होंने फोक म्यूजिक जैसे कि पोवाडा, बैलेड का इस्तेमाल किया अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, और लावनी जो कि फोक डांस था महाराष्ट्र का, उसके माध्यम से उन्होंने अपने कामों को लोगों तक पहुंचाया। 1939 में इन्होंने अपना पहला बैलेड लिखा था, स्पेनिश पोवाडा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एप्रिकॉट के बारे में है, खुबानी के बारे में है। हो सकता है आपका सामना इस फल से हुआ हो, आपने इसको खाया हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी अपेडा के माध्यम से जो एप्रिकॉट का वैल्यू चेन है या उसमें इन्वॉल्व जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने संज्ञान में लिया है, ताकि लद्दाख से जो लद्दाख एप्रिकॉट है उसे एक ब्रांड के तौर पे एक्सपोर्ट किया जाए। अपेडा का फुल फॉर्म है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एप्रिकॉट प्रोनुस जीनस से बिलोंग करने वाला एक फल है जो कि दुनिया में हर जगह कंज्यूम किया जाता है। इसे टेम्परेट रीजन में दुनिया के
कल्टीवेट किया जाता है, स्पेशली ऐसे क्लाइमेट में या जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाला रीजन है उस जगह पर। एप्रिकॉट जो है ये विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। बहुत हाई नेचुरल शुगर का कंटेंट होता है इसमें, और सूखा हुआ जो एप्रिकॉट होता है ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो खुबानी का कल्टीवेशन है लद्दाख में, उसके बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख में इसको बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है इस फल को, और वहाँ पर उसे चूली कहा जाता है लोकली। लद्दाख बिगेस्ट एप्रिकॉट प्रोड्यूसर है कंट्री का, और नियरली 62% जो प्रोडक्शन होता है एप्रिकॉट का इंडिया में वो लद्दाख में ही होता है। लद्दाख एप्रिकॉट की एक अलग क्वालिटी भी है, यूनिक सूदिंग टेस्ट है उसका, टेक्सचर है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और सोल्यूबल सॉलिड भी अच्छा खासा है, इसलिए वहाँ का एप्रिकॉट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में 4 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से हैं। हत्ती ट्राइब जो ट्रांसगिरी एरिया में सिरमौर में पाई जाती है हिमाचल प्रदेश के, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। नारीकोवन और कुरुविकरन हिल ट्राइब्स हैं तमिलनाडु की, ये भी इसमें शामिल हुई हैं। और बिंजिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की, ये ट्राइब वैसे झारखंड और उड़ीसा में तो शेड्यूल ट्राइब हुआ करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तो अभी छत्तीसगढ़ में भी इन्हें शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया है। एडिशनली कैबिनेट ने अभी एक प्रपोजल को भी अपना अप्रूवल दिया है, जहां पर गोंड कम्युनिटी की जो ट्राइब्स हैं उनको, जो उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने को लेकर बात की जा रही है। इसमें 5 सब कैटेगरीज हैं गोंड कम्युनिटी की: धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड, जिनका नाम है, जिनको शामिल किया जाना है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 342 स्पेसिफिकेशन देता है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में या उनके ग्रुप के पार्ट के हिस्से के बारे में कि किसे स्टेट या यूटी में शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट के अकॉर्डिंग इसे नोटिफाई किया जाता है हर स्टेट और यूटी के लिए, और जो नोटिफिकेशन है वो केवल स्टेट या यूटी में ही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब है तो नॉट नेसेसरली उसे अन्य स्टेट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाए, वो जहां पर डिक्लेयर किए गए हैं केवल वहीं के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब को डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया गया है कि किस आधार पर किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब बताया जाएगा। हालांकि सरकार जब ऐसा करती है तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन संज्ञान में लिए जाते हैं, जैसे कि उनका प्रिमिटिव नेचर, वो बहुत ही प्राचीन तरीके से अभी भी रहते हैं, उनका कल्चर बहुत अलग है, वो जोग्राफिकली खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, वो जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उससे कॉन्टैक्ट में नहीं आते, शाइनेस दिखाते हैं, या वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। इन्हें आधार बनाकर किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है। कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो इस संबंध में जो रिकमेंडेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है या यूटी से आ गई। जो रिकमेंडेशन है उसे ट्राइबल एडवाइजरी मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाता है कि आप उसको इवेलुएट करिए। वो इवेलुएट करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए अपना जो रिकमेंडेशन है वो भेज देते हैं। इसके बाद ये जो रिकमेंडेशन है इसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए। उनकी अप्रूवल के बाद फाइनल लिस्ट भेजी जाती है कैबिनेट के पास, और कैबिनेट इसको अपना फाइनल अप्रूवल देती है। मतलब एक लंबी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है। 2013 में प्रश्न पूछा गया कि कौन सी ट्राइब कहां से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट से या पॉइंटर से दो लिंबू सिक्किम, करबी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोंड उड़ीसा और बोंडा तमिलनाडु। वैसे सही जवाब इसका ए था, यानी कि 1 और 3, यानी कि लिंबू सिक्किम और डोंगरिया कोंड उड़ीसा तो सही है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कि करबी और बोंडा कहां से बिलोंग करते हैं। ये सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बोर्ड ऑफ ट्रेड के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में इसकी पहली मीटिंग को चेयर किया, जो न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसके लिए। यहां पर देखिए शब्द देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको, मतलब इसका साफ है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड पहले हुआ करता था, अभी हाल में इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। देखिए बोर्ड ऑफ ट्रेड पहले जो हुआ करता था 2019 में, इसमें एक और जो एंटिटी है उसको मर्ज कर दिया गया, दैट इज काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। दोनों को मर्ज करके बोर्ड ऑफ ट्रेड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2019 में। तो रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ये इसकी पहली मीटिंग है। बोर्ड गवर्नमेंट को पॉलिसी मेजर्स एडवाइस करता है फॉरेन ट्रेड के मामले में, ताकि इंडिया का जो ट्रेड है वो बूस्ट हो, यही इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज के लिए, जहां पर वो ट्रेड पॉलिसी को लेकर बातचीत कर सकते हैं कि कैसे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां पर स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं, यूटीज हैं, वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं, और ये भी इवेलुएट कर सकते हैं कि उससे इंडिया का ट्रेड कैसे प्रभावित होगा। ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पर बातचीत करने के लिए, जहां पर इंडस्ट्री बॉडीज, एसोसिएशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, स्टेट और यूटीज शामिल होते हैं, रिवीजन करते हैं। लोथल हरियाणा में है, शुद्ध रूप से गलत है। अभी हमने पढ़ा ये गुजरात में है। एप्रिकॉट लद्दाख इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है देश में, ये तो सही है। अन्ना भाऊ साथेजी,
ये दलित युवक संघ को फॉर्म करते हैं, सही है। शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट, इसका क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में है, बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।